तो हेलो फ्रेंड, आज जो है हम सोशल साइंस का जो है VBI ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन के साथ आए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। यह क्लास 10th का परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो देरी न करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? तो चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया क्या था? तो चांसलर। तब अगला वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो वियना सम्मेलन के बाद जो है नेपोलियन युग का अंत हुआ। आपसे पूछा जाएगा नेपोलियन युग का अंत कब हुआ? तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, उसके बाद उसका अंत हुआ। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बूर्बों वंश की स्थापना हुई। फ्रांस में जो है वियना कांग्रेस के द्वारा क्या हुआ? किस वंश की स्थापना हुई? तो बूर्बों वंश की स्थापना हुई। चार्ल्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स जो था एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किए थे। तो मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब हुए थे? तो 1831 ईस्वी में। और यंग यूरोप का स्थापना कब हुई थी? 1834 ईस्वी में। ये आपको बताना है। अब अगला है, विक्टर एनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर एनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये मालूम है आप लोगों का, तो कमेंट कीजिएगा। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो 1862 ईस्वी में। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली का एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो मेजनी का। हिगेल एक दार्शनिक था। हिगेल कौन थे? तो बोलना है क्या? दार्शनिक थे। जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो जलवेरिन क्या थी? तो जलवेरिन जो थी क्या थी? एक व्यापारियों की संस्था थी। बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे, उसने एक रक्त और लोह नीति का अवलंबन किया था। बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क कौन था? तो एक कूटनीतिज्ञ थे। उसने क्या किया था? तो रक्त और लोह नीति की अवलंबन किया था। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी को। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो बुडापेस्ट। 1829 में एड्रियानोपल की संधि तुर्की में हुई थी। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि कहाँ हुई थी? तुर्की में हुई थी। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में जो है इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के। जैसे हम लोग अभी भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, वैसे ही इटली जो है किस अंतर्गत के आते हैं? तो ये आता है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बूर्बों वंश की पुनः स्थापना की गई थी। अगला है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। तो जब इटली और जर्मनी के एकीकरण जो हो रहा था, उसके विरुद्ध में वो कौन सा देश कर रहा था? ऑस्ट्रिया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो चलो अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर 2 से लिया गया है। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। समाजवादी भावना का उदय कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था।
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी के जर्मनी के राइन प्रांत टेलर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स जो पेशे से क्या था, प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स